Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, we are going to discuss on new form ITF 4 for assessment year 2021. Let's see the PPT. Let's see. New form ITF 4 for assessment year 2020-21. First of all, we will see who is eligible to file ITF 4 for assessment year 2020-21. Applicable to individuals and HUF पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLPs. LLPs इसके अंदर कवर नहीं होते हैं. Which are residents having a total income up to rupees 50 lakhs and having income from business and profession. It also includes those who have opted for the presumptive income scheme as per section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Income Tax Act. अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस फॉर्म को अगर हमें फाइल करना है तो हम कैसे फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले लॉगिन करें इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in साइट के ऊपर जाकर. यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन हियर. लॉगिन हियर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो ओपन होगी वो ये वाली है. यहाँ पे यू हैव टू पुट द यूजर आईडी. यूजर आईडी क्या है, पैन नंबर ऑफ द सेसी, देन पासवर्ड, देन एंटर कैप्चा एंड देन करेंगे हम लॉगिन. लॉगिन करने के बाद ये वाली स्क्रीन अपने पास ओपन होगी. तो यहाँ पर हम ई फाइल टैब को सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे. इसे सिलेक्ट करने के बाद ई फाइल के अंदर हम जाएंगे तो अपने पास पैन तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. असेसमेंट ईयर 2020-21, ITF फॉर्म नंबर ITF 4, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल एंड देन सबमिशन मोड सिलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन. करने के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अपने पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें पूरा आपका ITF 4 फॉर्म जो है सुगम वो ओपन हो जाएगा. यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे जनरल इंफॉर्मेशन की ऊपर. जो जनरल इंफॉर्मेशन में हमारी क्या क्या डिटेल्स हैं, हमारा नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब डिटेल्स यहाँ पे या तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और इनकेस अगर कोई डिटेल ऑटो पॉपुलेट नहीं होती तो उसको आपको एंटर करना है. देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑन नॉट बिफोर द ड्यू डेट, इसे हम सिलेक्ट करेंगे. और यहाँ पर ये वाला क्लोज अगर आप देखोगे तो ये वाला एक नया क्लोज जो है ये एंटर किया है. आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम. अदरवाइज आपको रिटर्न ऑफ इनकम जो थी वो फाइल नहीं करनी थी, बट बिकॉज ऑफ 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) की वजह से आपको रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फर्निश करनी पड़ रही है. तो 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) क्या बोलता है आपको, अगर आपने कैश 1 CR से ज्यादा डिपॉजिट किया है, अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपने 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से ज्यादा पे किया है तो आप कवर किस में होते हो, 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अंदर. तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो कंपल्सरीली फाइल करनी है. अब हम इसको नॉन इनकम क्राइटेरिया से स्टडी भी कर लेते हैं. There are certain non-income criteria on the basis of which a person who is otherwise not required to file a return of income under the law is required to compulsorily file a return of income as introduced by Finance Act 2019, which are outlined below. Cash deposit. Have you deposited an amount or aggregate of amounts exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the previous year? अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपने कैश डिपॉजिट किया है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली फाइल करनी है. फॉरेन ट्रैवल. Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? अगर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्री के फॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है. Electricity consumption. Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? अगर 1 लाख से ज्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली फाइल करनी है. देन इसके अंदर हम क्या, उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे शेड्यूल बीपी के अंदर. शेड्यूल बीपी के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटेल्स देंगे. डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन
प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44A-D 44A-D के अंदर हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, जो हमारी क्रॉस टर्नओवर है या हमारी क्रॉस रिसीट्स है, तो यहाँ पे हम देंगे हमारी जो भी क्रॉस टर्नओवर यहाँ पर आई है। और 44A-D के अंदर हम क्या करेंगे, इनकेस अगर वो अकाउंट पे मोड से है या बैंक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड या किसी भी तरह से, जैसे कि जो भी हमारी इनकम जो आई है वो बैंक के थ्रू आई है, तो हमें 6% देना है, 6% और 6% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना। और इनकेस अगर एनी अदर मोड है तो 8% और 8% से ज्यादा हमें अपना प्रॉफिट जो है वो शो करना है। देन प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44A-A, तो अगर प्रोफेशनल इनकम है तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी ग्रॉस रिसीट्स है वो मेंशन करेंगे, तो 50% और 50% से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें दिखाना है। और प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरियेजेस अंडर सेक्शन 44A-E, अगर आपने अपने पास व्हीकल रखे हुए हैं तो उसकी इनकम आप 44A-E सेक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों इनकम्स आप यहाँ पे पंच कर देंगे। ये करने के बाद आप यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाएगी, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल, secured loans, unsecured loans, advances, sundry creditors, other liabilities, तो आपकी टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड आपकी यहाँ पे ये बन गई। देन आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक्स, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर एसेट, तो टोटल एसेट आपके यहाँ पर आ गए। तो आपकी ये एसेट और लाइबिलिटीज जो है ये बैलेंस शीट आपकी बन गई, ये मैच होने चाहिए। देन इनकम डिटेल्स में जो हमने शेड्यूल बीपी के अंदर इनकम पंच की है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वहां से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इनकेस अगर आपके कोई सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पर दे देंगे, अगर आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पर देंगे, अगर आपके कोई अदर सोर्सेस से इनकम है तो आप यहाँ पर देंगे। तो ये सारी क्लब करने के बाद आपके क्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको जो अपनी डिडक्शंस लेनी है, चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस लेनी है वो आप सारी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये सब करने के बाद आपका टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगा। तो टैक्सेबल टोटल इनकम जब आपका आएगा तो वहां पर आपका यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है, उसके ऊपर जो आपको रिबेट मिली है अंडर सेक्शन 87A, उसके ऊपर जो हेल्थ एंड एजुकेशन से एड अप होना है। और इनकेस अगर कोई आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 234A, 234B, 234C, तो टोटल करने के बाद जो आपका टोटल टैक्स है, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट डिटेल्स में जाएंगे तो आपने इसको क्रॉस चेक किसके साथ करना है कि फॉर्म 26ES के अंदर जो आपकी टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स है वो वहां से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होंगी। और इनकेस अगर नहीं है तो आपको उसको फिल करके वो पूरा ओके करना है, क्रॉस चेक करना है। अगर आपका कोई टीडीएस कटा है सैलरी इनकम से एज पर फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर तो आपका यहाँ पर आएगा। अगर कोई टीडीएस है आपका कटा हुआ है अदर देन सैलरी इनकम तो यहाँ पर आएगा। अगर कोई आपका टीसीएस है तो यहाँ पे आएगा। इनकेस अगर कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या फिर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो सब यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाएगा। देन शेड्यूल DI, ये शेड्यूल DI क्या है, जो नया शेड्यूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। ये शेड्यूल क्या बोलता है हमें, 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक अगर आपने कोई डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो उसको आप फाइनेंशियल 2019-20 में क्लेम कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये नया शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब हम इसको स्टडी भी कर लेते हैं। न्यू शेड्यूल, शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड इन ITF 1 to ITF 7. This schedule is divided into two parts: investment deposit payments for the purpose of claiming deduction under chapter 6A. A new schedule DI has been inserted to seek details of the investment deposit and payments made during the extended period till June 2020 for claiming deduction under chapter 6A or for rollover of investment in the financial 2019-20. अगर आपने अप्रैल से लेके जून 2020 तक 3 मंथ्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है आपने तो आप उसका क्लेम अंडर चैप्टर 6A के अंदर फाइनेंशियल 2019-20 में ले सकते हैं। सेकेंड वन, payment, acquisition, purchase, construction for the purpose of claiming deduction under section 54 to 54 GB.
Also, the dates for making investment, construction, purchase, for claiming rollover benefit in respect of capital gains under Section 54 to Section 54GB has also been extended to 30th June 2020. तो 54 से लेके 54 GB सेक्शन की डिडक्शन जो है उसके लिए भी 3 मंथ्स क्रॉस में मिले, जिसके अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद फाइनेंशियल 2019-20 में उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. Therefore, return forms are being revised to facilitate reporting of the transactions of the relief period. तो इसी के अकॉर्डिंगली शेड्यूल DI जो है वो रिटर्न फॉर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. शेड्यूल ATD की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर 6A के अंदर ATD में वहां पर मेंशन हो जाएगा. ATG, इनकेस अगर आपने कोई डोनेशंस दी हैं 100% इंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन और 50% इंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन, जैसे भी दिए हैं आपने उसका नेम, एड्रेस, टाउन, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ द डोनी और अमाउंट ऑफ डोनेशन यहाँ पर मेंशन करना है जिस भी कैटेगरी में वो डोनेशन फॉल हो रही है. तो ये ऑटोमेटिकली आपके चैप्टर 6A में ये भी चली जाएगी. देन आप आएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब के ऊपर. यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपका टोटल टैक्सेस पेड यहाँ पर कैलकुलेट हो गया. देन आपका अमाउंट पेबल निकलता है या अमाउंट रिफंडेड निकलता है. अमाउंट पेबल और रिफंड जो भी निकलेगा आपका इन दोनों टैब्स में से एक में आ जाएगा. देन आपको बैंक डिटेल्स देनी है. बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली हैं. अगर कोई नया ऐड ऑन करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर दोगे और सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हो, रिफंड मंगवाना चाहते हो, उसको आप टिक कर दोगे. देन उसके बाद आप अपना वेरीफाई करोगे. तो वेरिफिकेशन के लिए अपने पास 3 ऑप्शंस आती है. I would like to e-verify right now. एक तो इसी टाइम आप e-verify कर दो. I would like to e-verify later within 120 days from date of filing. जिस दिन आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया उसके 120 दिन के अंदर आपको e-verify करना है. I don't want to e-verify and would like to send signed ITV through normal or speed post to Income Tax Department, Bangalore. तो आपको e-verify करना ही नहीं है और हार्ड कॉपी जो है उसको साइन करके आपको नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के थ्रू डिपार्टमेंट में भेजनी है विदिन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. तो ये भी आपकी 120 डेज के अंदर जानी चाहिए वहां पर. सो अब हम देख लेते हैं एक और चीज यहाँ पर. जैसे ही आप इसको करेंगे टाइम टू टाइम मेक इट श्योर कि आप इसको सेव करते जाएं, सेव ड्राफ्ट, ताकि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव होते जाएं. और इस सारे फॉर्म को जब आप चेक कर लेंगे तो आप प्रीव्यू करेंगे तो पूरा का पूरा ITF 4 का फॉर्म जो है जो आपने फिल किया आप उसको चेक कर पाएंगे. इनकेस अगर कोई उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी या कोई मिस्टेक रह गई है तो आप उसको करेक्ट कर लोगे. और अगर वो फॉर्म आपका बिल्कुल सही फिल हो गया तो आप उसको सबमिट कर देंगे. और जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर भी आ जाएगी और आप यहाँ से भी लॉगिन से भी ले सकते हैं. देन अब हम चेक करेंगे हु कैन नॉट फाइल ITF 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21. जो लोग ITF 4 कॉलम जो है फॉर्म जो है फाइल नहीं कर सकते. An individual having income above rupees 50 lakh cannot use this form. अगर 50 लाख से ऊपर है तो ITF 4 के अंदर आप आओगे ही नहीं. An individual who is either a director in a company and has held unlisted equity shares at any time during the financial year cannot file this form. अगर वो डायरेक्टर है या उसके पास अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो वो इस फॉर्म के अंदर नहीं कवर होते हैं. Residents, not ordinarily resident and non-resident cannot file returns using ITF 4. Also, individuals who have earned income from more than one house property, they are not covered under the ITF 4. Individual who is a resident and has assets outside India or signing authority in any account located outside India, तो वो भी ITF 4 में cover नहीं होंगे. If you have any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income, तो आप ITF 4 जो हो वो फाइल नहीं कर सकते हो. Hope so कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Thank you for watching this video. Till then, keep following CS Stuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.